हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस जीके जीएस के सेक्शन जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है उसके 25 क्वेश्चंस आएंगे जो कि करंट अफेयर के साथ। तो उसके सेक्शन जो उसका सेट है वो 9 को आज देखेंगे। इससे पहले मैंने 8 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो यदि आपने उन सेटों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप इन सेटों को देख लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो या तो प्रीवियस ईयर के हैं या उनके जो ऑप्शंस प्रीवियस ईयर के जो होते हैं उन्हीं के आधार पे ये तैयार किया गया है। सबसे अच्छी बात है कि ये जो क्वेश्चन है ये बाइलिंगुअल है, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ना हिंदी वाले को और ना इंग्लिश वाले को। यदि आप ये क्वेश्चंस देखते हैं तो आप जो सहजता महसूस करेंगे, कि आप लगभग 23 प्लस प्रश्न तो आसानी से कर लेंगे यदि आप इन सेटों को देखते हैं। और आप जो अपनी तैयारी है वो घर खुद से भी करते रहते हैं, क्योंकि खुद से ये वीडियो सिर्फ देखने से आपका 23 प्लस नहीं आएगा। आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा और वीडियो भी देखना पड़ेगा, तभी इतने अच्छे मार्क्स जीके जीएस के सेक्शन में आता है, क्योंकि ये जो सिलेबस है इसका ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो, हमारा वीडियो जो है आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बता दें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो टेलीग्राम है उस पर पेड ग्रुप चलता है। ठीक है, 3 टाइप के पेड ग्रुप हैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए। जो 3 पेड ग्रुप हैं, प्री प्लस मेंस, ओनली मेंस और ओनली प्री के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या से चीज़ें आपको दिए जाएंगी ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे ये QR कोड दिए गए, इन पे पेमेंट कर सकते हैं और हमें टेलीग्राम जो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया गया है वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा जो यूज़र नेम है टेलीग्राम का वो आप याद कर लें, लिख लें, सौरभ। ठीक है, सौरभ 25 सिंह, ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम का। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के बाद फिर स्क्रीनशॉट आप देंगे तो मैं आपको जो पेड ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा, और आपकी तैयारी जो है इससे जो आपकी तैयारी है वो तैयारी को नया आयाम मिलेगा, और आप जो अपने एग्ज़ाम में है वो बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कंसीडर द एक्ट ऑफ 1999। ठीक है, जो 1909 का अधिनियम आया था उसके बारे में कौन कौन सी जो कथन है यहाँ पे सही दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट है जो सही है। तो बोल रहा है कि यह जो अधिनियम है ये मार्लेमिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स। तो यस, ये जो है ये सही है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। जो मार्ले थे उस समय ब्रिटिश राज्य सचिव थे, और जो मिंटो थे वो जो भारत के उस समय गवर्नर थे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है कि महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, तो ये भी सही है। ठीक है, सेपरेट जो इलेक्शन सिस्टम वो वुमेन के लिए बनाया गया था 1909 के अधिनियम से ही। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद की अनुपूरक प्रश्न पूछने की जो व्यवस्था की गई थी, तो हाँ इसमें व्यवस्था की गई थी। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप इसमें पूछ सकते थे। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था, तो हाँ इससे शामिल किया गया था सबसे पहली बार भारतीय को। और वो कौन थे, तो वो सत्येंद्र नाथ थे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ थे। तो जो सत्येंद्र थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये पहले जो वायसराय की जो परिषद थी उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। ये जो अधिनियम है, एक और अधिनियम आप जानते होंगे 1919 का। ठीक है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं, और ये 1919 का जो है वैसे मार्ला मिंटो सुधार बोलते हैं। ये जो इसमें मुस्लिमों के लिए भी पृथक निर्वाचन जो प्रणाली थी, अलग मतलब निर्वाचन की व्यवस्था इसमें की गई थी, इसीलिए इसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो जो है तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक उन्हें कहा जाता है।
और कई सारी चीज़ें हैं जो इनके बारे में जाननी है, लेकिन एक ही वीडियो पे एक ही क्वेश्चन पे इतना एक्सप्लेनेशन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और जैसे धीरे धीरे और सेट आएंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे हमारा होता रहेगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है कि प्रस्तावना जो है संविधान के संविधान निर्माताओं जो थे, संविधान बनाने वाले जो थे, उनके मस्तिष्क की कुंजी थी। मतलब जो प्रस्तावना जो है उसी के हिसाब से जो हमारा संविधान है वो बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह किस जो केस है उसमें कहा था, ठीक है, गोपालन केस, शंकरी प्रसाद, या फिर केशवानंद भारती, या बेरूबारी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर बनेगा, ठीक है, बेरूबारी। जो बेरूबारी केस था, ठीक है, बेरूबारी केस 1960 में एक केस आया था, ठीक है, बेरूबारी केस। तो बेरूबारी वार्ड में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि जब भी संविधान को कभी भी लगे कि मूल उपबंध में अस्पष्टता नजर आए, ठीक है, क्लियरिटी ना हो, ठीक है, स्पष्टता ना हो, तो जो आप जो उस समय आप प्रस्तावना को देखेंगे, ठीक है, तो आप उस समय प्रस्तावना को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से ही अपना निर्णय देंगे। तो इसी वाद में कहा गया था कि जो संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की ये कुंजी है। एक बात और याद रखने वाली बात है कि जो बेरूबारी केस था इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, लेकिन फिर से 1973 में एक केस आता है जिसे केशवानंद भारती केस कहा जाता है, इंपॉर्टेंट केस है, जो सबसे जो हाईएस्ट बेंच अभी तक बैठा है वो इसी में था, 13 जजों की जो बेंच था वो बैठा था। तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो जो भाग है, संविधान का भाग है, और मूल ढांचा जो है संविधान के जो मूल जो सिद्धांत है उसका भी केशवानंद भारती केस में ही कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, उसको लाने के लिए लोकसभा, आप जानते हैं कि लोकसभा में आता है, तो लोकसभा से कितने जो मेंबर्स होते हैं वो इसे ला सकते हैं, तो वो 50, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। 50 जो सदस्य हैं उसका यदि समर्थन हो जाए तो विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जो सरकार है वो गिर जाएगी, ठीक है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्यों के बीच यदि विवाद होने की स्थिति में विवादों का जो निपटारा है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति है, जो पावर है, उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट के ये जो पावर है, ये कौन सा पावर है, ठीक है, ये क्या मूल अधिकार है या फिर अपीलीय अधिकारता है, ठीक है, या फिर जो परामर्शी अधिकारता है या रिट अधिकारता है। तो आप जानते हैं कि रिट जो है वो 32 में है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, और यदि यही जो हाई कोर्ट की बात करें तो वो 226 में है। अपीलीय अधिकारता जिसमें अपील कर सकता है आदमी, और परामर्श ये 143 है जो राष्ट्रपति से परामर्श लेता है। लेकिन यहाँ मूल अधिकार हमारा ऑप्शन बनेगा आर्टिकल 131, ठीक है, आर्टिकल 131 कहता है कि जो राज्य किसी राज्य के बीच में या फिर राज्य या केंद्र सरकार के बीच में एक पक्ष यदि भारत सरकार हो और दूसरा पक्ष एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं, एक राज्य भी हो सकता है, या फिर राज्यों के बीच में कभी भी जो कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और वो जो उसका कौन सा अधिकार है तो वो मूल अधिकार है, और इसकी चर्चा कहाँ की गई है तो आर्टिकल 131 में की गई है, आर्टिकल 131 में किया गया है। अभी हाल ही में कुछ दिनों से, मतलब लगभग 1 से 2 से 3 सालों से कोलिजियम जो है वो बहुत न्यूज़ में रह रहा है। तो आपको ये जानना चाहिए कि कोलिजियम भारत में कब स्टार्ट हुआ। कोलिजियम जो है वो जज को अपॉइंट करने की एक जो कमेटी है या समिति है, जो कि CJI जिसमें होते हैं, ठीक है, जिसमें CJI होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं। ये मिलके राष्ट्रपति जो है वो केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं कि हम ये जज बनाने वाले हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो ये कोलिजियम जो व्यवस्था है इस पे सवाल आ सकता है, तो पूछेगा कि कोलिजियम जो है वो स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि 1993 में 1993 में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बनाम भारत सरकार या भारत संघ एक केस चला था। इसी में 7-2 का निर्णय आया था। 9 जज थे जिसमें 7 पक्ष में और 2 विपक्ष में थे। तो 7-2 से निर्णय आया। इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति है उसे बाध्य किया गया कि हम जो रिकमेंड करके आपको देंगे वो जज हैं उनको आपको अपॉइंट करना जरूरी है। आगे चल के ये है इसको हटा दिया गया था। इसमें कहा गया था कि एक बार आप भेज सकते हैं
हैं, लेकिन मैं फिर से दोबारा भेज दूं तो आपको जो उन्हें मानना पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये 1993 का केस है, तो 1993 आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन 1998 में एक और जो केस आया, उसके तहत जो 143 जो आर्टिकल है, 143 आर्टिकल के तहत जो राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति से राय मांग सकता है, ठीक है। तो ये बातें याद रखें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि आर्टिकल 124 जिसमें जो नियुक्ति होती है, आर्टिकल 124 का 2 याद रखें। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति होगी वो आर्टिकल 124 के 2 में ही कहा गया है। ये चर्चा में है, इसलिए आपको ये सब आर्टिकल भी जानना होगा। तो आर्टिकल 124 2 में है, इसमें कहा गया है कि जो हाई कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा, इनके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होगा, जजों की जो नियुक्ति होगा, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और किसके सलाह से किया जाएगा? तो CJI, ठीक है, जजों की सहायता से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, जो CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी सहायता से किया जाएगा, ठीक है। यही चर्चा की गई थी और संविधान में कहीं भी कोलिजियम व्यवस्था की चर्चा नहीं की गई है। और 1993 में कोलिजियम आया, ठीक है। एक केस था जिसे एडवोकेट बनाम भारत संघ कहा जाता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन इनके लिए काफ़ी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का कौन सा जो जिला है वो नेपाल से अपना जो बाउंड्री है वो शेयर नहीं करता है, ठीक है, नॉट टच करता है, बाउंड्री को टच नहीं करता है। तो सुपौल करता है, किशनगंज करता है, अररिया करता है, लेकिन पूर्णिया नहीं करता है। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो पूर्णिया है वो यहाँ पे कहीं है। तो पूर्णिया एक लैंड लॉक तो नहीं बनता, इधर पश्चिम बंगाल से कर लेगा, लेकिन नेपाल से नहीं करता, क्योंकि नेपाल का जो एरिया है वो यहाँ पे है। यहाँ पे कौन कौन से करते हैं? तो किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ठीक है। उसके बाद पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। तो 7 जो जिले हैं वो बिहार के नेपाल से सीमाएं अपनी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमूर का जो पठार है वो किस क्रम के चट्टानों का विस्तार है, ठीक है। प्लेटू ऑफ जो कैमूर है इज एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द रॉक, ठीक है, विच ऑर्डर ऑफ रॉक्स, आर्केयन, धारवाड़, विंध्यन या कोडप्पा। तो ऑप्शन नंबर जो C है इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर C, विंध्यन। ये जो भारत का ये मैप है, तो विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है, तो वही आगे चल के जो विंध्य की पहाड़ियां होती है वो बिहार के कैमूर जिले में भी चली जाती है। और वही जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं जो कि प्री कैम्बियन युग, जो प्री कैम्बियन युग में जो चट्टानें हुई थी कैम्बियन युग में, वो सोन नदी के जो ऊपर है। यहाँ यदि भारत का ये मैप है तो यहाँ से अमरकंटक से सोन नदी जब निकलती है तो सोन का जो ऊपर का भाग जो होता है वो जो ये चट्टाने से जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं उनसे ये बनी होती है। यहाँ भारत का जो बिहार का मैप देख सकते हैं कि ये कैमूर है, ठीक है, यही कैमूर की चट्टानें आपसे पूछ रही हैं। तो ये जो यहाँ पे जो आती हैं तो ये चट्टानें यहीं पे बनी रहती है। इस जो क्षेत्र है यहाँ पे रोहतास का भी कुछ क्षेत्र जो बना हुआ है, ये जो प्री कैम्बियन काल में जो बना है कैमूर में जो चट्टानें हैं वो यहीं पे बना हुआ है, विंध्य क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संगठन, ठीक है, सेंट्रल ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे है, ठीक है, सेंट्रल ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर बनेगा। इजी सवाल है, जोधपुर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट बैट के लिए विलो लकड़ी का जो प्रयोग होता है ये आप जानते हैं, तो ये लकड़ी कहाँ से प्राप्त की जाती है? जो विलो वुड होता है वो क्रिकेट बैट के लिए होता है, ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, कौन सा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ऑटम फॉरेस्ट या कोनिफर्स फॉरेस्ट, मतलब शंकुधारी वन, पतझड़ वन, वर्षा प्रचुर वन या फिर उष्णकटिबंधीय वन। तो ऑप्शन नंबर D इसका आंसर बनेगा। जो शंकुधारी वन होता है, जो इस तरह से उसके जो वन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो शंकु के टाइप का होता है, इस कारण से इसे शंकुधारी वन कहते हैं। तो यहीं से जो विलो की लकड़ी होती है ये मिलती है, और इसमें कश्मीर से सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से सबसे ज़्यादा जो लकड़ी है, जो बैट के लिए जो लकड़ी है क्रिकेट बैट के लिए, वो प्रसिद्ध है कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्व व्यापारिक हवाएं जो होती है वो बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है, ठीक है, द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, देखिए साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो होते हैं वो अट्रैक्ट होती है भारत की ओर, वो किस कारण से होती है रेनी सीजन में?
जैसे देखिए ये हमारा अर्थ है, तो ये इक्वेटर हो जाएगा। तो जो इधर जो चलती है हवाएं यहाँ पे, ये ट्रेड विंड कहलाती है, ठीक है, ये ट्रेड विंड है। तो जब ट्रेड विंड भारत की ओर आकर्षित होती हैं, भारत आप जानते हैं कि भारत कहीं यहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये भारत की ओर आकर्षित होती है, ठीक है, ये भारत की ओर आकर्षित होती है। तो क्यों होती है? तो भारत में जो ये जो क्षेत्र है भारत का, यहाँ पे राजस्थान का जो क्षेत्र है और भारत का जो ये पूर्वी क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो जाती है, गर्म ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर, ठंडा होकर ऊपर उड़ जाती है, ठीक है, ठंडा जो गर्म हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, जिस कारण से यहाँ पे जो है वो लो प्रेशर जोन बनता है, ठीक है, लो प्रेशर जोन बनता है, जो कम निम्न वायु दाब क्षेत्र यहाँ पे बनता है, जिसे ITCZ कहा जाता है, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। तो ITCZ ये सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? तो ये राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे बनता है। इसी के कारण जो होता है वो व्यापारिक जो पवनें होती हैं उनको आकर्षित करता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे अरब सागर है या यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और इनसे जब व्यापारिक पवनें आती हैं, ठीक है, व्यापारिक पवनें जब आती हैं इनसे, और जो नमी इनसे ग्रहण हो जाता है, नमी इनसे एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसके कारण जब यहाँ पे वर्षा करती है आगे आके, जैसे जैसे ये पहाड़ों से टकराती है, या फिर संवहनीय वर्षा हो गई या चक्रवातीय वर्षा हो गई, कई टाइप की वर्षा होती है, लेकिन जो पहाड़ों से टकराकर वर्षा होती है वो जो पहाड़ों के ढलानों के सीधे ऊपर चढ़ के जब अपना जो उसका जो वायु दाब नीचे गिरता है, तो जो वर्षा होती है वो ऐसे ही वर्षा होती है। इस कारण से जो आकर्षित किस कारण से करता है हमने देख लिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा कि उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब जो है लो प्रेशर जोन बनता है राजस्थान में, जिसे ITCZ कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है वो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट में है, ठीक है, ये भारत है। तो भारत के जो यहाँ पे इस चापाकार क्षेत्र में, ये चाप के आकार का एक जो अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, तो इसमें भी निकोबार कई पार्टों में बटा होता है। तो ग्रेट निकोबार से यहाँ पे इंडोनेशिया, कहीं पे इंडोनेशिया कई सारे द्वीपों का समूह है, इसमें से यहाँ पे एक द्वीप है, ठीक है, यहाँ पे एक द्वीप है जिसे कौन सा द्वीप कहते हैं, जो भारत के जो ग्रेट निकोबार है उससे सबसे नज़दीक है, ठीक है, मात्र यहाँ की जो दूरी है वो 145 किलोमीटर ही है, ठीक है। ये कौन सा द्वीप है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा, सुमात्रा, ठीक है। ये जो सारे द्वीप हैं ये दोनों बोर्नियो और जावा, ये भी इंडोनेशिया के, और श्रीलंका तो आप जानते हैं, लेकिन सबसे नज़दीक कौन है? तो वो सुमात्रा है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें ग्रेट निकोबार से। यहाँ पे मैप से भी आप देख सकते हैं, ये सुमात्रा है, ठीक है, इंडोनेशिया का ये पार्ट है सुमात्रा, यहाँ पे देख लीजिए। और ये जो भारत है, ठीक है, ये जो ऐसे जो पार्ट दिखाया है ये अंडमान एंड निकोबार का है। तो ये जो दूरी है ये मात्र 145 किलोमीटर है, ठीक है, 145 किलोमीटर, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का जो औसत समुद्र तल नापा जाता है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट मीन्स सी लेवल ऑफ जो इंडिया इज मेजर्ड, ठीक है, जो सी लेवल है वो कौन से तट से मापा जाता है? तो आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई इसका आंसर बनेगा। जो सी लेवल मतलब कहने का मतलब है कि समुद्र से, ये जो अर्थ है उसका उच्चावच कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, मान लिया कि ये जो है ये सी है, ठीक है, तो सी के बाद ये लैंड आ जाएगा, ठीक है, ये लैंड के बाद ये जो पर्वत आ जाएंगी, ठीक है, माउंटेन आ जाएंगे, ठीक है, ये सारे जो आकृतियां होती हैं। तो इस तरह से जो हमारी आकृतियां बनी, कैसे कैसे बनी? तो ये लैंड हो गया, जो वाटर हो गया सी, ठीक है, सी के बाद लैंड आ गया, ठीक है, ज़मीन आ गई, ज़मीन के बाद ये जो हो गया ये माउंटेन आ गया। तो यही जो सी लेवल का मतलब क्या हुआ? सी लेवल का मतलब हुआ कि समुद्र से जो सी है उससे जो लैंड है, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यही लैंड लेवल होता है। आप जब स्टेशनों पे देखते होंगे जो लिखा हुआ रहता है कि फलना स्टेशन, जैसे लिखा हुआ है पटना जंक्शन, तो कोने में लिखा हुआ रहता है पटना जंक्शन ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, तो वही
जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से यही कहलाती है, जो कि चेन्नई से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान गति में त्वरण का मान क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो वही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होता है उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज करनी नहीं है, जब यूनिफॉर्म मोशन है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो फिक्स होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, ठीक है। बाय हुम यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। ब्लड से यूरिया कैसे किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा, किडनी के द्वारा। जो हमारे ब्लड में यूरिया जो होती है वो अमोनिया जो होता है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड में जो यूरिया को जो सेपरेट करता है वो किडनी करता है, और यूरिया जो सेपरेट होती यूरिया के फॉर्म में हमारा जो ब्लड है वो निकलता नहीं है, ठीक है। यूरिया है जो यूरिया के फॉर्म में ना निकल के अमोनिया के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। इसके कुछ अलग कारण है, यदि एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इतना बस याद रख लें कि कौन सेपरेट करता है, तो वो किडनी, ठीक है। किडनी का क्या काम है, तो ब्लड को प्यूरिफाई करना, ये याद रखें। ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, किडनी, ना कि हार्ट। कई सारे कंफ्यूजन होता है। तो हार्ट क्या करता है, तो हार्ट सिर्फ पंप करता है, जो ब्लड का प्रेशर है वो करता है, हार्ट का पंपिंग करना काम है, और किडनी का ब्लड को प्यूरिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। तो वो अपचयन और उपचयन दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा है वो किस वर्ष नोबेल पुरस्कार उनको मिला था, ठीक है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। मदर टेरेसा जो है वो भारत की नागरिक थी, ठीक है। और भारत की नागरिकता ये आत्मीकरण से लिया था, ठीक है। आत्मीयता या आत्मीयकरण, ठीक है, उससे भारत की नागरिकता इनको मिला था। भारत में जो नागरिकता है वो प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं, उसमें से आत्मीकरण भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो उसी से इनको नागरिकता मिला था। जो 1979 है उसमें मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था, और उसके बाद अगले साल 1980 ईस्वी में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था, ठीक है। भारत रत्न 1980 में इनको मिला था। जो मदर टेरेसा है उनका जन्म जो हुआ था वो 1910 ईस्वी में हुआ था। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, इस कारण मैं इसे बता रहा हूँ। वो 1910 ईस्वी में मैसेडोनिया में हुआ था, ठीक है, मैसेडोनिया। ये भी पूछा जाता है कहाँ हुआ था, तो मैसेडोनिया में, ये भी आप याद रखें। इनका नाम ओरिजिनल नाम क्या था, तो ये एक बार एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। मैंने वहाँ पे इस सवाल को देखा है, तो अजीब सा नाम है, मैं इसे एक बार आपको बता देता हूँ। इनका नाम है एग्नस गोक्सा बोजाक्सीहू, ठीक है। एग्नस, क्या नाम है इनका, एग्नस। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, ठीक है। एग्नस गोनेक्सा बोजाक्यू। अब आप इसे जो पढ़ें, एग्नस भी याद रखेंगे, एजीबी तो भी किया जा सकता है ट्रिक से, एजीबी भी आप याद रखें। तो मदर टेरेसा के बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लिस्ट 1 है उसे लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कांग्रेस के कौन था, ठीक है, कांग्रेस के मैच करना है। तो कौन थे, दादा भाई नौरोजी, सरोजिनी नायडू, बदरुद्दीन तैयब या एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, तो ए का सी बनेगा, ठीक है, ए का सी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस की कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। तो बी का कौन बनेगा, 4 बनेगा। उसके बाद की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस की कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी। तो 3 का 2 बनेगा, ठीक है। और फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। तो 4 का 1 बनेगा, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई, उनमें से कौन सा एक संस्था है जो उनके द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है।
नहीं किया गया है वो कौन सा है, तो आत्मीय सभा है, वो उनकी के द्वारा किया गया है। जो प्रीसेस्ट ऑफ जीसस है उन्हीं के द्वारा किया गया है। वेदांता कॉलेज है उन्हीं के द्वारा किया गया है। लेकिन कास्ट डिटर्मिनेशन जो असेंबली है, जाति निर्धारण सभा है, ये BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये किया गया है। आत्मीय सभा है, इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में किया जाता है। और जो वेदांता सोसाइटी है इसकी 1825 ईस्वी में स्थापना की गई थी। वहीं दादा भाई नौरोजी ने 1817 ईस्वी में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना। और जो प्रीसेस्ट ऑफ जीसस है इनकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब की थी, तो 1820 ईस्वी में। प्रीसेस्ट ऑफ जीसस ये एक बुक है जिसको दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, जो प्रीसेस्ट ऑफ जीसस। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार करें, इसके हिसाब से अपना आपको आंसर देना है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा प्रयास था, तो ये सही है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास बहुत बड़ा इसमें था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि सादा एक्ट जो है इसमें जो बालिकाओं की जो उम्र की बालकों की जो उम्र है शादी की वो 18 वर्ष की गई थी और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष किए गए थे, तो ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो बी नहीं कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 इसका दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत माता सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ भारत माता सोसाइटी, तो जतिन मोहन चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर होगा। जतिन मोहन चटर्जी इन्होंने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो सत्यमेव जयते है। ठीक है, वो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो मुंडकोप उपनिषद है ये किस वेद का उपनिषद है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेदा का ये जो मुंडकोप उपनिषद है। आप जानते हैं कि जो उपनिषदों की संख्या है वो कितनी है, वो 108 है। ये कठोर उपनिषद जो है वो जिसमें जो यक्ष और निकिता की जो वार्ता की चर्चा की गई है वो कठोर उपनिषद में ही की गई है। मुंडकोप उपनिषद जो है, मुंडकोप उपनिषद जो है इसमें यज्ञ की तुलना एक टूटी नाव से की गई है। ठीक है, यज्ञ की जो तुलना है वो टूटी नाव से की गई है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर मूल्यह्रास किया जाता है, मतलब कि करेंसी के जो मूल्य है उसे डिप्रिशिएट किया जाता है, कम किया जाता है फॉरेन करेंसी के तुलना में, तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसको आंसर होगा, अवमूल्यन इसे कहा जाता है। ठीक है, अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा, मुद्रा आपूर्ति गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा, मुद्रा आपूर्ति की कमी। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ मनी सप्लाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है वो कब शुरुआत किया गया था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। 2007 में जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, इसी की जो उप समिति थी वो कृषि से रिलेटेड, उसी के रिकमेंडेशन पे 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2022 का आया उसमें भारत का जो रैंक है वो क्या है, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, तो इसमें भारत का स्थान 40वां है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑपरेशन विच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सीबीआई, ठीक है, अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग का जो नेटवर्क है, अवैध मादक पदार्थों का जो तस्करी नेटवर्क है, उसके खिलाफ जो सीबीआई के द्वारा जो अभियान चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, ऑपरेशन गरुड़, तो ऑप्शन नंबर सी। तो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये 9वां सेट जो है उसे ख़त्म कर लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो जो इस पर कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इससे ही मुझे पता चलेगा कि मैं आपके लिए जो काम कर रहा हूँ वो कैसा
आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारा जो कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और ये हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप है जिसका इन्फॉर्मेशन है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे QR कोड है, इससे पेमेंट कर कर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें तो आपको मैं जो पेड ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा, और जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो लगभग सुनिश्चित हो जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद।